हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं बीए फाइनल ईयर के जो है सेमेस्टर फिफ्थ। देखिए, ये सेमेस्टर फिफ्थ का जो है कॉम्पिटिटिव पॉलिटिकल एम्प सिस्टम यूके एंड यूएसए। हमारा यूके जो था सिलेबस ख़त्म हुआ, अब हमारा जो है यूएसए पे हम आए हैं। यानी ये फिफ्थ सेमेस्टर का है, बीए फाइनल ईयर के बच्चे के हैं जिनके उन्होंने पॉलिटिकल साइंस लिया है। आज जो हम करेंगे फर्स्ट चैप्टर करेंगे ठीक है। ये हमारा यूनाइटेड किंगडम ऑफ अमेरिका के विषय में होगा। अमेरिका के संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम अमेरिका के संविधान के विषय में जानेंगे कि वहाँ पर किस प्रकार के रूल रेगुलेशन अपनाए जाते हैं और अपने जो है अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करते हैं, और इसमें जो है पॉलिटिकल पार्टी की अपनी क्या विशेषता होती है। लेकिन ये सब करेंगे तब करेंगे जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे। इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। आज जो हमारा टॉपिक है राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टी ऑफ अमेरिका। दोस्तों यहाँ पर अमेरिका के जो राजनीतिक दल है उसके विषय में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल जो है अनिवार्य है। बिना राजनीतिक दलों के लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है लोकतंत्र की स्थापना की गई है। यद्यपि संविधान निर्माता राजनीतिक दलों के विरुद्ध थे, परंतु राजनीतिक दलों की स्थापना होना स्वाभाविक सी बात था। अमेरिका में आज राजनीतिक दलों का बहुत महत्व है और इस समय अमेरिका में दो जो है दलीय प्रणाली है, और इस पर मुख्य जो है राजनीतिक दलों के नाम जो है डेमोक्रेटिक दल और रिपब्लिकन दल, यानी दो पार्टी का जो है काफ़ी बोलबाला है, ठीक है, डेमोक्रेटिक्स और रिपब्लिकन दल। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के निर्माता राजनीतिक पार्टियों के अस्तित्व के विरोध थे। वो कभी भी नहीं चाहते थे कि यहाँ पर जो है राजनीतिक पार्टी के अस्तित्व रहे, तथा राष्ट्र की राजनीतिक रचना बनाते हुए उन्होंने इस बात का विशेष ध्यान भी रखा कि राष्ट्रपति तथा दूसरे उच्च पदों का संगठन इस प्रकार किया जाए जिसमें राजनीतिक पार्टियों की आवश्यकता का अनुभव हो। राजनीतिक पार्टियों के प्रभाव को रोकने के लिए ही संविधान में जो है राष्ट्रपति के प्रक्षेप चुनाव का प्रबंधन भी किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वतंत्र संग्राम के नेता, फिलाडेल्फिया सम्मेलन के प्रधान तथा राष्ट्र के पहले राष्ट्रपति वाशिंगटन व्यक्तिगत रूप से राजनीतिक पार्टी के विरोधी थे, क्योंकि उनका मानना था कि राजनीतिक पार्टी होना नहीं चाहिए। आपको पता ही है कि फिलाडेल्फिया सम्मेलन में ही संविधान लागू किया गया था। उन्होंने कई बार ये बात कहा भी था कि मैं सारी जनता का हूँ, जनता के एक भाग का नहीं, यानी मैं सारे जनता का हूँ। और ये बात सच्चाई भी है। कोई भी मंत्री जो होता है वो व्यक्तिगत नहीं होता है, वो सार्वजनिक हो जाता है, यानी प्रत्येक नागरिक का वो प्रतिनिधि बन जाता है। वाशिंगटन ने अपने मंत्रिमंडल के विभिन्न विचारों के व्यक्तित्व को सम्मेलन को राजनीतिक गुटबंधनों से ऊपर उठाने का सदैव ही प्रयास किया, परंतु वाशिंगटन ने अपने जो है राष्ट्रपति पद के 8 वर्ष के समय में ही राजनीतिक पार्टी के संगठित होते देख लिया था। इस प्रथा का आरंभ करने के लिए वाशिंगटन के दो पुराने सहयोगी हेल्मस्टन और जेफरसन उत्तरदायी थे, यानी उन्हीं के कारण जो है राजनीतिक पार्टी का उदय भी हुआ। और ये देख जो है वाशिंगटन ने अपने कार्यकाल की समाप्ति पर जनता को चेतावनी देते हुए भी कहा कि साधारणतः विचार किया जाता है कि स्वतंत्र राष्ट्र में राजनीतिक पार्टी राज्य प्रबंधन में पाबंदी का कार्य भी करती है तो स्वतंत्रता की भावना को बनाए भी रखती है। यह बात किसी सीमा तक जो सत्य भी है तथा एकात्मक सरकार की पार्टी की भावना को सहन कर लिया जाता है, परंतु लोकतांत्रिक सरकारों ने जो चुनाव के द्वारा स्थापित होती है पार्टी की भावना उत्साह नहीं देना चाहती है। परंतु संयुक्त राज्य अमेरिका की जनता को राष्ट्रीय वाशिंगटन की चेतावनी की कोई परवाह न की तथा राजनीतिक पार्टी के संगठन की ओर बढ़ चढ़कर जो है पार्टिसिपेट किया गया।
यदि बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका में द्विपार्टी प्रणाली का विकास तो कैसे हुआ, यानी डेवलपमेंट ऑफ टू पार्टी सिस्टम इन यूएसए। देखिए, पार्टी का होना किसी भी राज्य के लिए कोई बुराई नहीं होता, लेकिन पार्टी का कर्तव्य जो होता है जनता की भलाई के लिए होना चाहिए। कहते हैं द्विपार्टी प्रणाली संयुक्त राज्य अमेरिका की जनता ने इंग्लैंड से राजनीतिक विरासत में प्राप्त किया था। ये कई बार अमेरिका में छोटे छोटे राजनीतिक पार्टी का संगठन भी किया गया, परंतु राष्ट्रीय स्तर पर केवल दो राजनीतिक पार्टी रिपब्लिकन तथा डेमोक्रेटिक पार्टी की ही उभर सकी। इन दो पार्टियों के जो है आंतरिक पार्टी राष्ट्रपति पद के लिए हुए, लेकिन अनेकों चुनाव में स्थानीय स्तर पर जो है राजनीतिक पार्टी का द्वारा तीसरा उम्मीदवार भी खड़ा किया गया, परंतु अमेरिकन राजनीतिक इतिहास में ऐसे उम्मीदवारों को कभी भी कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं हो सका। अमेरिका में स्वतंत्रता से पूर्व भी कहते हैं द्विसदनीय जो थी वहां पर बनाई गई थी, यानी बात किया जाए यहाँ पर द्विपार्टी प्रणाली की तो काफी पहले से ही प्रचलित थी। एक पार्टी ने अपने रूढ़िवादी विचारों के कारण बरतानिया को स्वामी भक्त पार्टी थी तथा दूसरा जो है बरतानिया से स्वतंत्र प्राप्त करने के इच्छुक लोगों की थी। यानी स्वतंत्रता के पश्चात एक पार्टी संघ सरकार की स्थापना के समर्थन में थी तथा दूसरे सदस्यों को जो है संघवादी में कहे जाने लगा। दूसरी पार्टी संघ सरकार की स्थापना का विरोध करती थी, इसलिए इसको सदस्यों को एंटी जो है एंटी फेडरलिस्ट कहा जाता था उस समय। संघ का पक्ष पुण्य रूप करने वाली पार्टी का रिपब्लिकन पार्टी तथा संघ का विरोध करने वाले पार्टी को डेमोक्रेटिक पार्टी के नाम से प्रचलित हुआ। यानी दो पार्टी शुरू से ही अपनी बोलबाला स्टार्ट कर दिया था। ये दोनों पार्टी इन नामों के जो है नीचे आज तक राजनीतिक क्षेत्र में संलग्न है। अमेरिका में द्विपार्टी प्रणाली के संगठन निम्नलिखित कारणों से हुई। अब यहाँ पर हम कारण जानेंगे कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से जो है द्विपार्टी प्रणाली की जो है यहाँ पर स्थापना हो सकी। तो पहली बात तो यहाँ पर यह आती है कि सरकार बदलना सुगम है, यानी द्विपार्टी प्रणाली में सरकार को बदलना सुगम रहता है। जो पार्टी जनता के सहयोग से राष्ट्रपति पद को प्राप्त करती है वह राष्ट्रपति के द्वारा अपने जो है मनोरथ में जनता के साथ किए गए वादों को पूर्ति के लिए कार्य करती है। जनता जब तक पार्टी की जो है नीतियों को एकमात्र नहीं होती या किसी विशेष पार्टी के द्वारा अपनाई गई नीति के कारण अमेरिकन जनता को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई हानि पहुंचाती है, तो राष्ट्रपति पद के लिए होने वाली जो है अगले चुनाव में लोग सरकार की भागदौड़ एक पार्टी से छीनकर दूसरे पार्टी का अधिकार दे देती है। तो सरकार जो बदलना सुगम हो जाती है। अगर मान लीजिए एक पार्टी गलत कर रही है तो जो है वहाँ की जनता जो है पार्टी को 4 साल के बाद उसको बदल देगा, क्योंकि आपको पता है राष्ट्रपति चुनाव जो होती है 4 साल के ही होती है, लीप ईयर की रिगार्डिंग होती है। तो 4 साल तक ही वो अपना मनमानी कर सकता है, लेकिन 4 साल के बाद उसको हटाया जा सकता है। हटाने की प्रक्रिया महाभियोग भी है, लेकिन कहते हैं अभी तक इस महाभियोग का अधिक प्रयोग नहीं हुआ है। एक बार हुआ भी था तो उसको जो है कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। बात करें अगर हम दूसरी की द्विपार्टी प्रणाली अमेरिका के स्वतंत्रता के पूर्व की देन है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। दोनों राजनीतिक पार्टी अमेरिका को उसकी स्वतंत्रता से पूर्व की राजनीति की देन है, यानी स्वतंत्रता से पूर्व ही राजनीतिक दल वहां पर विद्यमान थे। स्वतंत्रता का पक्ष पुण्य करने वाले इंग्लैंड की दास्तां में रहने वाले जो है छरे दो बदलती राजनीतिक व्यवस्थाओं में बदलते हुए नामों के साथ प्रसिद्ध होते रहे। कहते हैं आरंभ से ही अमेरिकन जनता दो विरोधी विचारों में बटी रही। यह विरोधी स्वतंत्रता से पूर्व था और स्वतंत्रता के पश्चात चलता ही रहा। संविधान बनाने के जो है फिलाडेल्फिया में हुए सम्मेलन में भी बेग तथा संविधान के लागू होने के पश्चात डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन विचारधाराओं में अब तक जो है विराजमान है ही है, यानी अभी तक ये खत्म नहीं हुई है। बात करें अगर राष्ट्रपति चुनाव के लिए तीसरी पार्टी की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अमेरिका में होने वाले चुनावों में प्रमुख चुनाव राष्ट्रपति का चुनाव ही है, परंतु इस चुनाव में तीसरी पार्टी की आवश्यकता अनुभव नहीं की जा रही है। 2 उम्मीदवारों होने की अवस्था में एक उम्मीदवार स्पष्ट बहुमत प्राप्त करके चुना जाता है और 3 या अधिक उम्मीदवारों की अवस्था में किसी एक के लिए स्पष्ट बहुमत प्राप्त करना असंभव हो सकता है। ऐसे अवस्था में राष्ट्रपति का चुनाव कांग्रेस के प्रतिनिधि सदन के द्वारा अधिक वोट लेने वाले 3 उम्मीदवारों में किया जाएगा। इस प्रबंधन द्वारा राष्ट्रपति चुनने की शक्ति जनता के द्वारा चुनाव मंडल के स्थान पर संसद के पास आ जाएगी, जो किसी भी मूल्य पर अमेरिकन जनता स्वीकार करने को तैयार नहीं है। देखिए 2 पार्टी होना बहुत ही जरूरी होता है। अगर तीसरा पार्टी होता है तो कहते हैं ना आजकल जैसे आप देखो तो भारत में जो है गठबंधन सरकार चल रही है, तो कहते हैं गठबंधन सरकार ना तो इसकी होती है ना उसकी होती है, तो ऐसे जो होगा रूल रेगुलेशन लागू हो जाएगा। लेकिन अमेरिका में 2 पार्टी होने की वजह से ये होता है किसी एक पार्टी की ही विजय होती है और
वही पूरा सरकार चलाता है। लेकिन भारत में इतने सारे दल होने के कारण बहुत नुकसान है। यहाँ पर जो होता है किसी भी दल में जो होता है अपना तो शासन चलाने के लिए गठबंधन कर लेते हैं, लेकिन गठबंधन का सरकार सही से नहीं चलती है, क्योंकि कहते हैं ना, अगर दो व्यक्ति एक दूसरे पर आश्रित हो तो उसका सरकार चलाना संभव नहीं है, और सदैव ही इससे जो है नागरिकों को हानि उठानी पड़ती है। बात करें द्विपार्टी प्रणाली सफल रही है, तो ये बात कोई दो राय नहीं है। अमेरिका में द्विपार्टी प्रणाली सफल ही रही है। इसे न तो पार्टी फंड में पैसे का अभाव अनुभव हुआ है तथा नए नागरिकों को मनोवैज्ञानिक उलझनों में सामना करना पड़ा है। नई पार्टी का संगठन करके अमेरिकन नागरिक नई राजनीतिक तथा आर्थिक समस्या खड़ी करने को तैयार नहीं है। यानी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहते हैं ना, दो पार्टी होने से ये होता है किसी एक की ही विजय होती है और उसमें विचारधारा भी देखी जाती है। और अगर इंडिया की बात करें, भारत की बात करें, तो यहाँ बहुत दलीय है और सबका विचारधारा अलग अलग है। कोई किसी चीज़ के समर्थन में रहता है तो कोई किसी चीज़ के समर्थन में नहीं रहता। यहाँ पर इसीलिए जो है सांप्रदायिक दंगा आए दिन देखने को मिलता है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है कि जितने पार्टी होती है उतने विचारधारा होता है, और पार्टी का मकसद ये नहीं होता कि भारत का विकास करना है। पार्टी का अर्थ होता है कि यहाँ इंडिया में कि सिर्फ अपना कुर्सी कैसे बचाएं, इसका ही उनका सिर्फ प्रावधान होता है। यानी कुर्सी बचाने के लिए वो एड़ी चोरी के जो जोर लगा लेते हैं, इसके लिए जनता कहीं भी हो कुछ भी हो उनको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो कभी कभी तो ऐसे जो है मौके का तलाश रखते हैं जहां पर लोगों की सहानुभूति मिल जाए, लेकिन उस पर कोई कानून और रेगुलेशन सही नहीं करते हैं। तो यही तो भारत की विडंबना है कि यहाँ इतना पार्टी होने की वजह से संघर्ष भी यहाँ बढ़ती चली जा रही है, और जो है राजनीतिक पार्टी जनता पर बिल्कुल ही ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ वो अपने कुर्सी बचाने में लगे रहते हैं। इसके लिए वो कुछ भी बोल दे, कुछ भी कह दे, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यदि बात करें राजनीतिक पार्टी की संक्षिप्त इतिहास की, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वतंत्र संग्राम के दिनों में राजनीतिक पार्टी अस्तित्व में आ चुकी थी। ब्रिटिश सरकार ने संयुक्त राज्य की गई भिन्न भिन्न रियायतों को गवर्नरों के साथ देने वाले रूढ़िवादियों को टोरी कहा जाता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के इच्छुक को जो है साधारणतः हिग्स का नाम दिया गया था। ये टोरी और हिग्स आजकल के ब्रिटिश राजनीतिक पार्टियों में जो है कंजर्वेटिव्स तथा रिवॉल्वर्स पार्टी के जो है प्राचीन नाम है। इसलिए यह कहा जाता है कि अमेरिकन के निवासियों ने जो है राजनीतिक पार्टियों की प्रथा बर्तानिया से विरासत से प्राप्त की थी। बर्तानिया से उनको ये प्राप्त हुआ था, और कहते हैं 1776 की स्वतंत्रता की घोषणा से टोरी पार्टी की लगभग अंत का सामना करना पड़ा, लेकिन हिग पार्टी जो है लोकप्रिय बन गई उस समय। और 1776 में जो फिलाडेल्फिया सम्मेलन में आरंभ होने से यह पार्टी जो है फेडरलिस्ट पार्टी के नाम से राजनीतिक क्षेत्र में संलग्न हो गई। यह पार्टी संघ की स्थापना के इच्छुक थी तथा राज्य सरकार को अधिक अधिकार देने के पक्ष में थी। इसका नेता जो है हेमिल्टन था तथा वह राज्य सरकारों के जो है अधिकार देकर शक्तिहीन केंद्र की स्थापना का इच्छुक था। दूसरी ओर अमेरिका की एकता के इच्छुक नेता केंद्र को अधिक से अधिक शक्ति देने के पक्ष में थे। इसको एंटी फेडरलिस्ट का नाम दिया गया। इस संघ में जो है फेडरलिस्ट पार्टी की जीत हुई तथा कहते हैं 1789 में संघीय संविधान को सभी राज्यों के द्वारा स्वीकृति प्राप्त मिल गई। वह जिसमें कहते हैं फिलाडेल्फिया सम्मेलन की प्रधानता की एक पार्टी के नेता के स्थान पर समूचे अमेरिका जनता का नेता कहलाने के इच्छुक था। राजनीतिक पार्टी के संगठन का विरोधी करता था, इसलिए उसकी राष्ट्रपति पद के दिनों में चल रही पार्टी बाजी के भावना दबी रही। परंतु इसके बाद राष्ट्र राजनीति द्विपार्टी प्रणाली में बट गई। इन पार्टियों में एंटी फेडरलिस्ट पार्टी जो थी डेमोक्रेटिक पार्टी बन गई, और फेडरलिस्ट पार्टी जो थी वो रिपब्लिकन पार्टी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। यानी एंटी फेडरलिज्म जो दोस्तों था वो डेमोक्रेटिक पार्टी बन गई, और फेडरलिस्ट पार्टी जो थी, देखिए एंटी फेडरलिस्ट जो थी वो डेमोक्रेटिक पार्टी में कन्वर्ट हो गई, और जो फेडरलिस्ट पार्टी थी वो पार्टी रिपब्लिकन पार्टी के नाम से प्रसिद्ध हुई। और 18वीं शताब्दी तक दोनों जो है राजनीतिक पार्टियों एक दूसरे से भिन्न हो चुकी थी तथा राजनीतिक शक्ति का दिखावा कर रही थी। इन पार्टियों को जो है कुछ इस प्रकार से आप जान सकते हो कि इस पार्टी की क्या विशेषता है, जैसे कि मैं बताना चाहता हूं अभी।
पहला पार्टी जो आपको पता ही है कि ये पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी के नाम से जाना गया। डेमोक्रेटिक पार्टी का मतलब था एंटी फेडरलिज्म पार्टी जो थी वो डेमोक्रेटिक पार्टी में कन्वर्ट हो गई। यानी दो तरह की पार्टी थी, एक एंटी फेडरल पार्टी, एक थी फेडरलिस्ट पार्टी। यानी फेडरलिस्ट पार्टी रिपब्लिक पार्टी में कन्वर्ट हुआ। अब हमारा सबसे पहले का डेमोक्रेटिक पार्टी है, तो इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के डेमोक्रेटिक पार्टी का जन्म वाशिंगटन के राष्ट्रपति कॉल में जेफरसन के नेतृत्व में हुआ। यानी इसके जो है कहते हैं, अगर इसको जन्मदाता कहा जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं होगा। जेफरसन थे, जेफरसन राष्ट्रपति काल में जेफरसन के नेतृत्व में ये पार्टी का जो है उदय हुआ और यह पार्टी का नाम अपना चुकी थी, यानी पार्टी का नाम इनको मिल चुका था। कहते हैं फिलाडेल्फिया सम्मेलन के दिनों में इसे एंटी फेडरलिस्ट पार्टी कहा जाता था। यानी एंटी फेडरलिस्ट पार्टी के नाम से ये विख्यात थी और 18वीं शताब्दी में इसका नाम जो है रिपब्लिक पार्टी रख दिया गया। यानी इसको जो है फेडरलिस्ट पार्टी का जो नाम है रिपब्लिक पार्टी के नाम रख दिया और 1824 ईस्वी में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पार्टी कहलाने जाने लग गया। कहते हैं 1828 में से डेमोक्रेटिक नाम धारण किया तथा इस नाम से आज तक प्रचलित है। दोस्तों यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन ये होगा कि इसको जो है पहले डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पार्टी कहा जाता था। देखिए ये पार्टी जो है फेडरलिस्ट से ही निकली है, यानी फेडरलिस्ट जो थी वो पार्टी रिपब्लिक पार्टी ही थी, लेकिन पहले के समय में इसको एंटी रिपब्लिक पार्टी कहा जाता था। यानी कह सकते हो कि इसको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पार्टी कहा जाता था। ठीक है, यानी आज जो है इसको डेमोक्रेटिक पार्टी के नाम से विख्यात है, लेकिन कहते हैं पहले जो 1824 में इसको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पार्टी कहा जाता था, क्योंकि ये एक ही पार्टी से ही दो पार्टी में कन्वर्ट हो गया था। ये बात आपको समझने के लिए जरूरी है कि इस पार्टी का जो पहले नाम था वो एक ही था, लेकिन बाद में इसका जो है दो नामों से ये विख्यात हो गया। तो उसमें जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पार्टी के नाम से भी विख्यात था, लेकिन 1828 ईस्वी में से डेमोक्रेटिक नाम दे दिया गया, यानी रिपब्लिकेशन हटा दिया गया, क्योंकि पहले कंफ्यूजन था। उसके बाद इसमें डायरेक्टली इसको डेमोक्रेटिक नाम के धारण किया गया और आज इसी नाम से यह प्रचलित है। आरंभ में पार्टी संघ के विरोधी था, यानी हमेशा विरोध करता था तथा उद्योगपति तथा व्यापारियों के जो है स्थान पर किसानों तथा जो प्लांटर्स हितों की रक्षा करने की इच्छुक थी। राष्ट्रपति वाशिंगटन के कार्यकाल में जेफरसन ने वाशिंगटन के विरोध के होते हुए भी इस पार्टी को पक्के पांवों पर खड़े करने के प्रयत्न करता रहा और 1800 ईस्वी में चुनाव में जेफरसन राष्ट्रपति चुना गया और इस पार्टी के प्रथम बार राजनीतिक शक्ति भी प्राप्त कर ली। परंतु जेफरसन के पश्चात इस पार्टी का पतन हो गया और 1824 से 1828 के समय को छोड़कर कहते हैं 1840 तक शासन की बॉर्डर दूसरी पार्टी के हाथों में चली गई। लेकिन 1840 के पश्चात अमेरिका में दास्ता के प्रश्न पर वाद विवाद आरंभ हो गया तथा दोनों पार्टी बार बार राष्ट्रपति के चुनाव में सफल होती रही और 1860 के चुनाव में पार्टी की दास्ता की समाप्ति कर खुले रूप में विरोध किया गया और रिपब्लिकन पार्टी का नेता इब्राहिम लिंकन राष्ट्रपति चुना गया तथा इस पार्टी की राजनीतिक शक्ति को बहुत ही चोट भी पहुंचाई। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात थी कि काफी इसको चोट का घात होना सहना पड़ा। अगर बात करें अमेरिकी गृह युद्ध में इस पार्टी का नाम बहुत बदनाम कर दिया गया था और 1884 ईस्वी में क्लीवेलैंड के प्रयत्नों के नए सिरे से पार्टी की पुनर्गठन किया गया तथा यह फिर थोड़े के समय के लिए राष्ट्रपति पद को प्राप्त कर सकी। इस पार्टी का नेता जो है वुडरो विलियम्स जो थे 1913 से 1921 तक जो है अमेरिका का राष्ट्रपति रहा, परंतु प्रथम महायुद्ध में अमेरिका के भाग लेने से यह पार्टी फिर बदनाम हो गई तथा राष्ट्रपति पद इसके हाथों से चला गया और 1932 ईस्वी में जो है रूजवेल्ट के राष्ट्रपति चुने जाने से यह पार्टी फिर राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने में सफल हुई तथा रूजवेल्ट के पश्चात जो है ट्रूमैन के कार्यकाल के अंत तक जो है 1952 तक राष्ट्रपति पद इसके पास ही रही और 1960 में राष्ट्रपति कैनेडो के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी फिर सफल रही तथा कैनेडो के पश्चात जॉनसन की जो वियतनाम नीति के कारण 1968 के चुनाव में राजनीतिक शक्ति का फिर रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति निकोल्स के हाथों में चली गई और कल 1976 में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जिम कॉर्बेट राष्ट्रपति बने, परंतु जो है 1980 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा और 1984 के राष्ट्रपति पद के चुनाव में इस पार्टी के उम्मीदवार बुरी तरह से पराजित हुआ। फिर 1992 इस पार्टी के उम्मीदवार बिल क्लिंटन के रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार जॉर्ज बुश को हरा दिया और 1996 में इस पार्टी के जो है उम्मीदवार बिल क्लिंटन के रिपब्लिकन
जो है बॉब डॉल को पराजित किया और पुण्य 4 वर्ष के लिए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। इस पार्टी से बने राष्ट्रपतियों में जो है जेफरसन, क्विनलैंड, विलियम्स, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट तथा कैनेडो के नाम प्रसिद्ध है। कहते दिसंबर 2008 तथा 2012 में श्री बराक हुसैन ओबामा डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति चुने गए। लेकिन कहते हैं 2020 में श्री जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति भी चुने गए। यानी अभी जो राष्ट्रपति चल रहे हैं वो जो है बिडेन जो है इसी पार्टी के सदस्य या डेमोक्रेटिक पार्टी के ही सदस्य हैं। तो क्या कहते हैं इसके उतार चढ़ाव सभी लगे रहे डेमोक्रेटिक पार्टी का। अब जो हमारे समक्ष आता है वो आता है रिपब्लिकन पार्टी। यदि रिपब्लिकन पार्टी की हम बात करें तो कहते हैं रिपब्लिकन पार्टी जो थी पहले एक ही थी, लेकिन उसके बाद ये डिवाइड हो गई डेमोक्रेटिक पार्टी में और रिपब्लिकन पार्टी में। रिपब्लिकन पार्टी जो है बहुत पुरानी है। रिपब्लिकन पार्टी संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रमुख राजनीतिक पार्टी में से मानी जाती है और डेमोक्रेटिक पार्टी की तुलना में शासन की भागदौड़ अधिकतर इसी पार्टी के हाथों में रही है। डेमोक्रेटिक पार्टी की तरह इस पार्टी ने भी अनेक नाम अपनाए हैं। फिलाडेल्फिया सम्मेलन में दिनों में से जो है फेडरलिस्ट कहा जाता था, यानी फेडरलिस्ट इसका नाम से पहले प्रसिद्ध था। और इस पार्टी के स्थापक जो थे हेलमिंस्टन ने आरंभ में इस पार्टी को प्रभावशाली ढंग से संगठित भी किया था। राष्ट्रपति जैक्सन की विरोधी पार्टी के रूप में इस पार्टी का नाम नेशनल रिपब्लिकन पार्टी रख दिया गया और 1854 में इस पार्टी ने अपने वर्तमान नाम को अपनाया। यानी 1812 के पश्चात कई त्रुटियों के कारण यह पार्टी बदनाम हो गई तथा 1820 ईस्वी में समाप्त भी जाने लग पड़ा था, क्योंकि इसे वर्ष होने वाले राष्ट्रपति के चुनाव के लिए यह पार्टी अपना कोई उम्मीदवार खड़ा न कर सकी। और 1840 के पश्चात इस पार्टी ने फिर राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना आरंभ कर दी तथा दासता की प्रथा के किस जो है समर्थक पार्टी के रूप में यह बहुत काफी प्रसिद्ध हो गई। कहते हैं अगर देखा जाए 1860 ईस्वी में लिंकन के राष्ट्रपति चुने जाने तथा इसके पश्चात गृह युद्ध में सफलता प्राप्त करने से राजनीतिक क्षेत्र में इस पार्टी के जो है पांव बहुत दृढ़ हो गए और 1860 से 1812 तक राष्ट्रपति क्विनलैंड के जो है 8 वर्ष के कार्यकाल को छोड़कर राष्ट्रपति पद की भागदौड़ इस पार्टी के पास ही रही। इस पार्टी ने 1921 से लेकर 1929 तथा इसके पश्चात 1953 से 60 तक शासन की भागदौड़ संभाल ली और कहते हैं 1968 के चुनाव में जो सफलता प्राप्त करके जो है 20 जनवरी जो 1969 में यानी 1969 से ये पार्टी फिर शासन संभालने में सफल रही। और कहते हैं 1980 से लेकर 1984 में इस पार्टी की उम्मीदवार रोनाल्ड रीगन ने महान सफलता मिली और 1988 से इस दल के उम्मीदवार जॉर्ज बुश विजय रहे और दिसंबर 2004 में जॉर्ज बुश के पुत्र रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार जॉर्ज वकार बुश को जो है पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित भी हुए थे। उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जॉन कैरी को हराया। लिंकन, विडोर, रूजवेल्ट तथा जनरल जो है हाइडेनवर्थ इस पार्टी के प्रसिद्ध राष्ट्रपति बने और 2016 में इस पार्टी के उम्मीदवार श्री डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति चुने गए, जो फिलहाल चले थे। अब उसके बाद जो है 2020 में चुनाव में जो है अब जो है बाइडेन के हाथ में आ गया है शासन। यदि बात करें जो है राजनीतिक पार्टी कार्यक्रम का तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। इसमें देखा जाए तो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी दोनों दलों में कोई महत्वपूर्ण सैद्धांतिक मतभेद नहीं है। दोनों ही दल जो है प्रजातंत्र एवं प्रतिनिधि शासन के बारे में एक मत है। दोनों का ही देश प्रेम में विश्वास है। दोनों ही दल देश की प्रगति तथा समृद्धि को बढ़ाने में प्रयत्नशील रहे हैं। दोनों ही दलों में जो है विभिन्न वर्गों के विचारों के लोग रहते हैं। इसमें जैडन के शब्दों में यहाँ ये बात कहा गया था कि जहाँ तक सिद्धांतों का संबंध है रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक दलों में कोई मतभेद नहीं है। समय समय पर दोनों दलों में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर मतभेद रहता है, जो कि होना भी चाहिए। कहते संयुक्त राज्य अमेरिका के जो है डेमोक्रेटिक पार्टी अमेरिका की सुरक्षा करे जो है प्रयत्नों करने से पक्ष में है तथा दूसरे राष्ट्र के घरेलू कार्य में हस्तक्षेप करने के विरोधी करती है। यह संयुक्त राष्ट्र की यानी यूनाइटेड नेशन को और सबल बनाने तथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय में सम्मान करने में विश्वास रखती है। अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को जो है पंच निर्णय के द्वारा हल करने का भी समर्थन करती है तथा अमेरिका की आंतरिक नीति में श्रमिक के अधिकारों तथा बुढ़ापे और सामाजिक सुरक्षा के लिए बीमा के पक्ष में ये सदैव रहती है। देखा जाए तो रिपब्लिकन पार्टी का जो है मनोरथ शक्तियों की ओर केंद्रित करना तथा करों में वृद्धि करना और सरकारी व्यय में बचत करना, यह पार्टी संयुक्त राज्य में विश्वास रखती है तथा संयुक्त जो है तथा युद्धों को रोकने के लिए जाने वाली सामूहिक सुरक्षा की कार्यवाही का समर्थन भी ये करती है। कहते हैं कि यह जो है मित्र राष्ट्रों के आर्थिक तथा सैनिक सहायता
भी करना चाहती है ताकि वह देश को जो है कम्युनिस्ट आक्रमणों से बचा सके। यानी यही पार्टी समूचे जनता की स्वतंत्रता के पक्ष में तथा बस्तीवादी को समाप्त करने की इच्छुक है। 1980 में हुए राष्ट्रपति चुनाव के अवसर पर रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार रिगन्स ने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका के सामने प्रमुख चुनौती जो है सोवियत संघ की विश्वव्यापी महत्वाकांक्षाओं को रोकना है। इसके विचार से जो है राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी श्रेष्ठ सैनिक शक्ति है। घोषणा पक्ष में कहा गया कि अमेरिकी सहायता उन्हीं राष्ट्रों को मिलनी चाहिए जो अमेरिका के हित तथा उद्देश्य को साधे हैं। रिपब्लिकन जो है प्रशासन हिंद महासागर में स्थायी बड़ों की स्थापना के लिए वहां नौ तथा वायु सेना की भारी वृद्धि का प्रस्ताव भी कर रही है। यदि बात यहाँ पर करें पार्टी की संगठन की तो कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की दोनों राजनीतिक पार्टी की रचना तथा संगठन लगभग सामान्य ही है। दोनों पार्टी की शक्ति का केंद्र राष्ट्रीय स्तर के स्थान पर राज्य में पार्टियों की संगठन से है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर आया है, क्योंकि कोई भी पार्टी का यही होना चाहिए कि देश के लिए जो हो सके करने की कोशिश करना चाहिए, अपने हित के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जैसे भारत में पार्टियों का जो होता है अपना निजी हित होता है, सार्वजनिक हित पे कोई विचार नहीं रखता है, सिर्फ अपने कहते हैं जिस पार्टी की बना हुआ है उसी चीज़ों पर लोग ध्यान देते हैं, लेकिन सार्वजनिक चीज़ों पर कोई ध्यान देने के लिए अग्रसर नहीं है, जो कि बहुत बड़ी विडंबना है। दोनों पार्टियों ने आज तक जो है सत्ता की प्राप्ति के लिए कठोर तथा दृढ़ नियम नहीं बनाए हैं। सदस्य न पार्टी को चंदा लेते हैं, न ही पार्टी को अनुशासन में रखने वाला पाबंदी भी है। पार्टी की निर्मित नीतियों को अपनाने के लिए सदस्यों को विवश भी नहीं किया जाता है और न ही पार्टी की नीति विरुद्ध करने वाले सदस्यों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की जाती है। अब देखिए भारत में भी होता है कि पार्टी की सदस्यता लेने के लिए वो हर तरह के हथकंडे अपनाते हैं, कभी व्हाट्सएप पे कहते हैं तो कभी कुछ कहते हैं तो कभी कुछ कहते हैं। तो ये भारत की बहुत बड़ी विडंबना है कि लोगों को जबरदस्ती जो है अपने पार्टी में सम्मिलित करने के लिए जो है लोगों को उकसाते हैं। अरे कहते हैं सिंपल सी बात है कि जिसको इच्छा है, जिसका नीति अच्छा है, वही चीज़ों के लोग जो है प्रायोरिटी देते हैं। कोई व्यक्ति अगर लालच दे रहा है तो क्या इंसानों को समझ नहीं है कि हम बचपन में तो बच्चों को ये पढ़ाते हैं कि लालच बुरी बला है, और अब अपने आप ही खुद ही लालच में फंस जाते हैं। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना कि कहते हैं फ्री में संसार में कुछ भी नहीं मिलता है, सभी चीज़ों के लिए आपको मेहनत करना पड़ता है। कोई गवर्नमेंट ये कहती कि हमें हवा फ्री में मिलती है, पानी फ्री में मिलती है, तो आपको पता होना चाहिए कि हवा भी दूषित हो चुकी है और पानी भी पीने लायक नहीं रह गई है। जो चीज़ प्राकृतिक ने फ्री में हमें दिया है हमने उसका कदर कभी नहीं किया है। तो कोई भी चीज़ अगर आपको सरकार फ्री में देने की कोशिश कर रही है तो समझ जाइए कि उसका जो है तहस नहस हो जाता है, उसका कोई उपयोग नहीं होगा, ना ही कोई वो बचेगा। तो इसलिए कभी भी सरकार ऐसा लालच देती है कि हम पानी फ्री करेंगे, बिजली फ्री करेंगे, हम हवा में जो है अच्छे गुणवत्ता लाएंगे, तो समझ जाइए कि वो सरकार झूठी है। और ऐसे सरकार के पीछे कभी भी वोटिंग मत करना, क्योंकि लालच कभी भी अच्छी नहीं होती है। हम छोटे बच्चों को यही पढ़ाते हैं कि लालच बुरी बला है, लालच जो किया वो अपना ज़िंदगी को जो है बर्बाद कर दिया, अपने ज़िंदगी के साथ आने वाले जनरेशन को भी बर्बाद कर दिया। ये आपने देखा भी होगा कि पानी जो है लोगों को मुफ्त मिलती है, कहते हैं कि ये नेचर का दिया हुआ है, लेकिन हमने पानी को कितना बर्बाद कर दिया है कि आज पीने लायक एक स्वच्छ जल कहीं प्राप्त भी नहीं होता है। कहते हैं हम हवा को जो है प्रकृति का देन मानते थे, लेकिन हमने प्रकृति की देन को इतनी बुरी तरह से सत्यानाश किया है कि आज हम जो है खुली हवा में भी सांस लेने लायक नहीं रह गए हैं। तो इसका मतलब है कि कोई भी चीज़ दोस्तों फ्री का नहीं होती है, उसको कदर करना, उसका सम्मान करना ही हमारा कर्तव्य होना चाहिए, ठीक है। तभी ये वातावरण में जो है नेचर में बना रह सकता है। तो यही पार्टी का संगठन का सबसे बड़ा जो है अमेरिका में भी इसी बात पे लोग ध्यान देते हैं कि यहाँ पर सभी चीज़ों को जो है सही ढंग से व्यवस्थित किया जाए। तो यहाँ पार्टी जो है एक है और उनका सिर्फ विचारधारा है कि देश की तरक्की किस प्रकार किया जाए। लेकिन भारत में जो होता है पार्टियों की अपनी हित की तरक्की होती है, न कि देश की तरक्की होती है। कहते हैं इस प्रकार अमेरिकन पार्टी का संगठन ढीला है तथा उसमें ना तो सदस्य का नियंत्रण होता है, न किसी विशेष प्रबंधन होती है, न ही ऊपरी संगठनों के द्वारा निचले संगठनों का जो है नियंत्रण करने की कोई विधि है। इसका संगठन इस प्रकार किया गया है। अब देखते हैं अमेरिका में संगठन क्या किया गया है। तो पहला तो हमारा यही आता है स्थायी संगठन। कहते हैं राजनीतिक पार्टी का सबसे छोटा संगठन जो है प्रेसिडेंट यानी प्रेसिडेंट है, और इसके बाद
कई बार जो चुनाव क्षेत्र भी कहा जाता है। एक चुनाव क्षेत्र में वोटरों की संख्या जो 10 से 500 तक होती है तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है 1,25,000 ऐसे चुनाव क्षेत्र हैं जो है जिनके प्रत्येक चुनाव क्षेत्र में पार्टी का एक जो है मुखी होती है, जिसके जो है अध्यक्ष कहा जाता है। इसका प्रमुख कार्य उस क्षेत्र के वोटरों के साथ निकट का संपर्क बनाए रखना होता है तथा उसके सेवा के लिए कार्य करना, और ताकि चुनाव में उस क्षेत्र में अधिक से अधिक वोट प्राप्त किया जा सके। तो ये भी अच्छी बात है। सेवा, देखिए राजनीतिक पार्टी का काम ही होता है कि जनता का सेवा करे, जितना हो सके अपनी तरफ से अच्छे रूल रेगुलेशन अपनाएं और जनता को किसी तरह के जो है प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। लेकिन यहाँ की विडंबना ही अलग है। भारत में देखा जाए तो इसका उलट होती है। लोग जो है आम जनता बहुत परेशान रहती है और जो नेता लोग होते हैं वो आराम से बिस्तर पे आराम कर रही होती है। यदि बात यहाँ पर करें स्थानीय चुनाव क्षेत्र पर वार्ड कमेटी की, तो कहते हैं कि स्थापना की जाती है। इस बोर्ड में सभी स्थानीय जो म्युनिसिपल कमेटी के जो कॉर्पोरेशन के काउंसिलर चुने जाते हैं। बोर्ड कमेटियों के कार्य करने में अपने जो है घेरों में आने वाली चुनाव क्षेत्रों के कार्य को जो है तालमेल उत्पन्न करना तथा उनकी स्थानीय समस्याओं को हल करना उनका उद्देश्य होता है। ये कमेटियां जो है म्युनिसिपल जो है कॉर्पोरेशन की नीति का निर्माण भी करते हैं और बोर्ड कमेटी पर भी सिटी कमेटी बनाई जाती है जो भिन्न भिन्न वार्डों की कमेटियों के कार्य में तालमेल उत्पन्न करती है तथा जो है कॉर्पोरेशन के अधिकारों के चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार नामांकित भी करती है। ग्रामीण प्रदेश में इस प्रकार जो है कमेटी या टाउन कमेटी की संगठन भी किया जाता है। कहते हैं अगर सीटों कमेटी तथा डाउन कमेटी का कार्य में तालमेल उत्पन्न करने के लिए काउंटिंग कमेटी बनाई गई है का गठन किया गया है। अमेरिका में जो है कोई 3,000 के लगभग काउंटी कमेटी बनाई हुई है और कई काउंटी कमेटी में केवल एक पार्टी की संगठन होती है। काउंटी कमेटी की पार्टी का जिला स्तर पर संगठन होता है जिसे जिला कमेटी कहा जाता है। ये जिले राज्य के सिनोडों के चुनाव क्षेत्र यानी कांग्रेस के सदस्यों के चुनाव क्षेत्र तथा न्यायालय जिलों की सीमाओं के आधार पर ही बनाई जाती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके पश्चात आता है स्टेट सेंट्रल कमेटी। स्टेट सेंट्रल कमेटी में राज्य के स्तर पर पार्टियों का जो है संगठन का सेंट्रल कमेटी का नाम दिया जाता है। यह कमेटी राज्य के सारे पार्टियों जो है संगठनों में तालमेल बनाए रखती है तथा नियंत्रण करती है। चुनाव में अपने उम्मीदवारों की सफलता के लिए चुनाव अभियान इसी कमेटी की देखरेख में चलाया जाता है और इस कमेटी सदस्यों की जो नियुक्ति भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न ढंगों से की जाती है तथा अनेक सदस्यों की संख्या जो है राज्य में भिन्न भिन्न होती है तथा घटी बढ़ती रहती है। ये कमेटियां पार्टियों के दैनिक कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्यकारिणी समिति की नियुक्ति भी करती है और इन कमेटियों के प्रधान जो है साधारणतः उस राज्य में जो है पार्टी की प्रसिद्धता नेता ही होते हैं, यानी काफ़ी प्रसिद्ध जो नेता होते हैं उस पार्टी के मुख्य सदस्य होते हैं। यदि बात करें यहाँ पर राष्ट्रीय कमेटी की, तो नेशनल कमेटी भी इम्पोर्टेंट होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजनीतिक पार्टी का जो है शिरोमणि संगठन पार्टी की जो है राष्ट्रीय कमेटी कहते हैं। इसकी तुलना सोवियत कमेटी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय कमेटी से की जाती है, परंतु दोनों के कार्य में बहुत ही अंतर पाया गया है। डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रीय कमेटी में हर राज्य में 2 सदस्य लिए जाते हैं जिनमें एक पुरुष तथा एक स्त्री होती है। रिपब्लिकन पार्टी की स्त्रियों के सदस्यों के लिए ऐसा कोई नियम नहीं बनाया गया है। राष्ट्रीय कमेटी के सदस्यों का चुनाव भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न ढंग से की जाती है। कई राज्य में प्रतिनिधि इस राज्य के पार्टी का जो है सेंट्रल कमेटी से अनेकों में से एक मान्यता के लिए बुलाए गए सम्मेलन से कई राज्यों में पार्टी के भिन्न भिन्न जो है राज्यों के नियुक्त किए गए पार्टी चुनाव अभियान के अध्यक्ष भी सम्मिलित किए जाते हैं। कहते हैं राष्ट्रीय कमेटी की जो है शक्तियां बहुत विशाल थी, परंतु 1952 के पश्चात इसकी शक्ति में बहुत कमी आई है। कमेटी के प्रमुख के कार्यकारिणी से राष्ट्रपति के पद के लिए नामांकित किए गए उम्मीदवार की जो है सिफारिश पर पार्टी के राष्ट्रीय कमेटी के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करता है तथा राष्ट्रपति के चुनाव अभियान के मुखिया के रूप में भी कमेटी के दूसरे कार्य होते हैं। पार्टी के सम्मेलन के कार्यक्रम के लिए जो है योजनाएं तैयार करना और कमेटी के जो है पदाधिकारियों को चुनाव अथवा नियुक्ति भी करना आदि है। कहते हैं अगर पार्टी का उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के लिए चुन लिया जाता है तो पार्टी के राष्ट्रीय कमेटी जो है राष्ट्रीय कमेटी में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि अपने अपने राज्य के व्यक्तियों की सरकारी नौकरी दिलवाने में राष्ट्रपति की सहायता करते हैं। 1952 में रिपब्लिकन पार्टी के स्थायी सलाहकार समिति परमानेंट एडवाइजर ऑफ कमेटी की भी नियुक्ति की गई थी। इसमें सलाहकार कमेटी के अध्यक्ष पार्टी के सेनेटर, प्रतिनिधि सदन के जो है सदस्य, गवर्नर, राज्य में पार्टी की सेंट्रल कमेटी के अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय कमेटी के जो है प्रसिद्ध सदस्य सम्मिलित होते हैं। कहते चुनाव अभियान की समिति तथा पार्टी की राष्ट्रीय सम्मेलन के अध्यक्षता एक जो है कार्यकारिणी कमेटी नियुक्त की जाती है जो अलग चुनाव अभियान आरंभ होने तक लगभग 3 वर्ष तक की पार्टी के प्रबंधन को चलाते हैं, जो कि बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
अगर यदि बात यहाँ पर हम करें चुनाव अभियान जो है कमेटियां का, तो इसमें ये कोई दो राय नहीं है। कहते हैं अमेरिकन जो है कांग्रेस के चुनाव पार्टियों के चुनाव अभियान के चलाने के लिए दोनों पार्टियों की दो अभियान कमेटी की नियुक्ति करते हैं। एक कमेटी सीनेट के चुनाव का अभियान चलाती है तथा दूसरा जो है प्रतिनिधि सदन की यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। इन कमेटियों के प्रत्येक राज्य का कम से कम एक प्रतिनिधि आवश्यक सम्मिलित होते हैं और जिस राज्य से पार्टी कम से कम एक प्रतिनिधि सीनेट तथा प्रतिनिधि सदन के रूप में चुना जाता है। अभियान के लिए धन तथा कमेटी की पार्टी की राष्ट्रीय कमेटी से भी प्राप्त होती है और इन कमेटियों का उद्देश्य जो है चुनावों में अपनी पार्टी के सीनेट तथा प्रतिनिधि सदन के लिए अधिक से अधिक उम्मीदवारों को सफल बनाने के लिए प्रयत्न भी करती है। अगला टॉपिक जो हमारा है अमेरिकन दल प्रणाली की विशेषता यानी फीचर ऑफ अमेरिकन पॉलिटिकल पार्टी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम में आया भी है। तो आपको जो पीयू के स्टूडेंट हो, जो 5th सेमेस्टर में हो, ठीक है, फाइनल ईयर के बच्चे हो, इनको ये जरूर क्वेश्चन करके एग्जाम में जाना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें यही बात बताया गया है कि इंग्लैंड, फ्रांस, भारत और दूसरे देशों की राजनीतिक पार्टी की तुलना में संयुक्त राज्य अमेरिका की जो है राजनीतिक पार्टी का संगठन अधिक ढीला है। यानी देखा जाए तो पार्टी बहुत ढीली है, इसमें अनुशासन तथा पार्टी के प्रति वफादारी की भावना नहीं है जो दूसरे देशों में देखी जाती है। सोवियत गणराज्य के कम्युनिस्ट पार्टी की तरह जो है अमेरिकन पार्टी भी जो है अमेरिकन राजनीतिक पर छाई हुई है तथा बताना कठिन है कि किस प्राप पर जो है कमेटी कार्य समाप्त होती है तथा सरकार कार्य आरंभ होती है। अमेरिकन पार्टी के लिए देखा जाए तो मुख्य लक्षण यही है। पहला यही आता है कि दो दलीय प्रणाली है यानी 2 पार्टी सिस्टम जो है अमेरिकन की पार्टियों की मेन विशेषता है। कहते हैं अमेरिकन दल प्रणाली की यह विशेषता है कि इंग्लैंड की भांति वहाँ भी 2 दलीय व्यवस्था की गई है यानी 2 पार्टी सिस्टम किया गया है। बात करें आरंभ से ही देश में 2 प्रमुख दल रहते हैं और शासन सत्ता कभी कभी एक दल के हाथ में रही है और कभी कभी दूसरे हाथ में। समय समय पर वहाँ और भी दल जो है स्थापित हुए हैं परंतु उन्हें विशेष महत्व प्राप्त नहीं हो सका है। फर्गुसन और मैकहेनरी का ये बात साफ शब्दों में कहना था कि अन्य दलों ने नई पार्टी के जन्म देने का कार्य भी तो किया है परंतु वे सत्ता प्राप्त नहीं कर सके हैं। इन 2 दलों के अतिरिक्त वहाँ जो है पॉपुलिस्ट, समयवादी, ग्रीन बैकवर्ड्स तथा प्रगतिवादी आदि कई दल हुए हैं परंतु उन्हें कभी भी जो है स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं मिला है। कहते हैं अगर विडस ने लिखा है कि अमेरिका की सरकार बारी बारी से आपस में मतभेद रखने वाले व्यक्तियों द्वारा जो है प्रेरित रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक के द्वारा ही चलाई जा रही है और राष्ट्रपति के चुनाव में दोनों दलों की स्थिति जो है 1992 के चुनाव के बाद 2020 तक के चुनाव में निम्न प्रकार देखा गया है। देखिए यहाँ पर पार्टियों की दिखाया गया है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी को कब कब कितने ही वोट से जो है विजय प्राप्त हुई है। तो ये आपके समक्ष देखने में को जरूरी है। यदि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो है डेमोक्रेटिक पार्टी है और रिपब्लिकन पार्टी का ही बोलबाला रहा है। अदर पार्टी ने कभी भी नहीं जीत किया है, सिर्फ 2004 में अदर पार्टी ने जीता था। बाकी कोई पार्टी जो है अभी तक इसमें सफल नहीं रह पाई है यानी डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी का ही जो है यहाँ पर बोलबाला दिख रहा होगा 2020 तक। यदि बात करें दूसरे पॉइंट तो इसमें गैर संवैधानिक संस्था यानी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज अमेरिकन दल प्रणाली का आरंभ संविधान की धारा के अंतर्गत नहीं हुआ है। कहते हैं संविधान निर्माताओं ने जो है राष्ट्रीय जो है दलों के विरोधी थे परंतु संविधान के बनते ही राजनीतिक दल भी स्थापित हो गई और 19वीं शताब्दी के आरंभ में जो है राष्ट्रपति का चुनाव दल प्रणाली के आधार पर होने लगा। और रे ने साफ शब्दों में लिखा है कि फिर भी ये इच्छुक संस्था है और बहुत हद तक जो है तथा आत्मनिर्भर भी है। उनकी कार्यवाही से संघीय तथा राज्य सरकार चलाने में सहायता भी मिलती है परंतु वे स्वयं शासन के अंग नहीं होते हैं। बात यदि हम करें तीसरी पॉइंट के तो इसमें यही बात उभर के सामने आता है कि जनता के प्रति उत्तरदायित्व का अभाव। अमेरिकन पार्टी जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं है, वो चुनाव में जनता के किए वादों पर स्थिर नहीं रहती है तो जनमत का सम्मान नहीं करती है। यह भी देखा गया है कि जो है राष्ट्रपति की पार्टी विरोधी पार्टी से भी कम जो है उत्तरदायित्व की भावना को कार्य करती है। कई बार राष्ट्रपति तथा कांग्रेस में खींचातानी बढ़ जाती है तथा दोनों पार्टी पृथक पृथक मार्गों पर चलती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। यदि बात करें एकता का अभाव तो कहते हैं अमेरिकन पार्टियों में एकता का संयम का अभाव है। पार्टी विरोधी
घरों में बटी रहती है तथा भीतर से एक दूसरे के विरोध करती है। राष्ट्रीय कमेटी के पास पार्टी के सदस्य का अनुशासन रखने का कोई शक्ति नहीं है। पार्टी के पास पैसे का अभाव होने के कारण राष्ट्रीय कमेटी प्रभाव डालने वाले गुटों के हाथों में कठपुतली बनी रहती है तथा पार्टी में अमीर सदस्य अपनी मनमानी करते हैं। देखिए, ये बात हर देश की हर राजनीति में पाई जाती है। किसी भी देश में जो है कोई अगर अमीर व्यक्ति है तो वो पार्टी पर अपना नियंत्रण रख लेती है। इसमें भारत में भी ये देखने को मिला है कि जो अमीर व्यक्ति है वो कई मायने में जो है पार्टी में अपना बोलबाला रखती है। ये आप लोग के सिर के लिए दूर की बात नहीं है, आप लोग भी ये बात को समझते हो कि भारत में जो है एक्चुअली में राजनीति कौन चला रहा है और किसके हाथों का राजनीतिक जो है कठपुतली बनी हुई है। उसके पश्चात अगर हम बात करें यहाँ पर कि यहाँ मूल नीतियों का अभाव, तो कहते हैं यहाँ पर मूल नीतियों की बहुत अभाव देखने को मिला है। अमेरिकन पार्टियों में प्रमाणित नीतियों तथा कार्यक्रमों का अभाव रहा है और इसके द्वारा चुनावों में प्रकाशित किए जाने वाले चुनाव मनोरथ पत्र ठोस तथा जो है स्पष्ट नहीं होते हैं तथा चुनावों के पश्चात विजय पार्टी इस मनोरथ पत्रों पर चलने के स्थान पर इसके विपरीत चलने का त्रपत्य रहते हैं सदैव ही। इसके फलस्वरूप जनता ठीक रूप से धारण नहीं कर सकता है, नहीं समझ सकते हैं कि किस व्यक्ति को चुनना सही रहेगा। गंभीर विषय की तरह सरकार की नीति जनता का कोई नियंत्रण नहीं रहता है, जो कि बहुत बड़ी बात यहाँ पर आ जाती है। यदि बात यहाँ पर करें प्रगतिशील विचारों का अभाव, तो लक और प्रोग्रेसिव आइडिया जो है अमेरिकन पार्टी के पीछे कहते खींचने वाले विचारों से जकड़ी हुई है तथा ये समय की नीतियों के साथ साथ चलने में जो है असफल रही है। पार्टी के लगभग 20 वर्ष पुराने संगठन में जो है गतिशीलता विचारों के कोई स्थान प्राप्त नहीं है। पार्टी के जो है राष्ट्रीय सम्मेलन को बैठक 4 वर्ष के पश्चात एक बार अवश्य होती है, परंतु इतनी विशाल सभा में हल्ला गुल्ला रहता है तथा किसी भी विशेष विषय पर गंभीरता से विचार नहीं किया जा सकता है, जिसके फलस्वरूप पार्टी के नेता जो है अध्यक्ष तथा राष्ट्रपति अपनी मनमानी करने में सदैव सफल रहते हैं। बात करें अगर दबाव गुटों का प्रभाव, तो कहते हैं अमेरिकन राजनीतिक दलों में जो है दबाव गुटों का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। इसमें प्रोफेसर लस्की ने साफ शब्दों में कहा है कि अमेरिकन राजनीतिक दलों में विचारों की अपेक्षा व्यक्तियों की प्रमुखता होती है और व्यक्ति जिस भी दल की सहायता से उच्च पद को प्राप्त करने की आशा रखता है वह उसी में जा मिलता है। तो ये बहुत बड़ी गंभीर यहाँ पर जो है आरोप लगाई गई है। यदि बात करें प्राथमिक सदस्यता का अभाव, तो कहते हैं दोनों पार्टियों ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यों के विषय में अभी तक कोई नियम नहीं बनाई है। कोई व्यक्ति जब चाहे अपने आप को किसी भी पार्टी के सदस्य समझ सकता है, उसे न कोई प्रतिज्ञा करनी पड़ती है, न कोई फॉर्म भरना पड़ता है तथा न ही कोई चंदा देना पड़ता है। वह पार्टी नीति पर चलने वाले तथा पार्टी के उम्मीदवारों की सहायता करने में पाबंदी नहीं होती है। वास्तव में अमेरिकन पार्टी में जो है जर्नलिस यानी लेफ्टनो और सर जेटो की भरमार होती है, परंतु वास्तव में ऐसे प्राइवेट सदस्यों का अभाव होता है जो पार्टी के हितों के लिए भर्ती किए हों। लेकिन यही सब बात सभी पार्टियों में गलत है कि जो ये लोग होते हैं अमीरों व्यक्तियों के जो है कठपुतली बन जाते हैं, तभी जो है ये पार्टी सही से अपना कार्य करने में सफल नहीं हो पाती है। बात करें अनुशासन का अभाव, तो कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के राजनीतिक दलों में कठोर अनुशासन नहीं पाया जाता है। लस्की ने अमेरिका के राजनीतिक दलों के विषय में साफ शब्दों में कहा था कि केवल निर्वाचन के समय ही राष्ट्रीय दल हैं, अन्यथा वो प्रभावशाली स्थानीय संस्थाएं हैं। यदि बात यहाँ पर करें पार्टियों में कार्यक्रम तथा नीतियों के अंतर का अभाव, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अमेरिकन पार्टियों की जो विशेष महानता वाली बात यह है कि इसकी नीति, उद्देश्य तथा कार्यक्रम में कोई विशेष अंतर नहीं देखने को मिलता है। कई बार यह देखा जाता है कि दोनों पार्टी एक ही बात की सहायता या विरोध कर रही होती है। राजनीतिक जो है पद्धति वाले किसी भी दूसरे राष्ट्र में ऐसा नहीं है। इस अंतर के अभाव के कारण ही फायर ने साफ शब्दों में कहा था कि अमेरिका में रिपब्लिक कम डेमोक्रेटिक एक ही पार्टी है जो स्वभाव तथा पदों के लिए संघर्ष करने के कारण एक जैसे दोनों भागों में बटी हुई है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ये पार्टी एक से ही बनी है, ठीक है। इसके विचारधारा अलग होने की वजह से ये पार्टी दो भागों में विभक्त हो गई थी। पार्टी का एक और रिपब्लिक का अर्ध भाग और दूसरा जो है डेमोक्रेटिक का अर्ध भाग है, ठीक है। इसमें कोई बुराई नहीं है। डॉक्टर जॉर्डन ने कथन है कि स्थानीय रूप से दोनों पार्टियों में कोई विशेष अंतर नहीं है। इसमें लॉर्ड वाइजर ने भी अपनी इस बात को पुष्टि की थी कि अमेरिका की दो राजनीतिक पार्टियों दो ऐसी बोतलें थी जिसमें प्रत्येक का जो है बाहर लगा हुआ लेबल बताता है कि इस बोतल में किस नाम का जो है शराब भरी हुई थी, परंतु वास्तव में दोनों बोतलें ही खाली थी। तो ये बात बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इन्होंने साफ शब्दों में बात को जाहिर किया था।
बात करें वर्गीकृत मतभेद का तो यानी ग्रुप डिफरेंस का, तो कहते हैं अमेरिकन दलों में संवैधानिक मतभेद न होकर जो है वर्गीकरण मतभेद पाया जाता है। राजनीतिक दलों में विचारधारा के स्थान पर जो है परंपरा एवं जो है भौगोलिक प्रभाव का आधार अधिक है। अमेरिका में व्यक्ति प्रायः किसी दल के इसलिए नहीं अपनाता है कि उस दल की विचारधारा उसके अनुकूल है, बल्कि इसलिए ग्रहण करता है कि उसके पिता या संबंधियों ने उसे अपना रखा था, यह उसकी जाति, उसके समाज धर्म से जुड़ा हुआ है। देखिए, तो ये बहुत बुरी बात यहाँ पर आ गई, वर्गीकरण मतभेद। यानी यहाँ पर वही लोग जो है राजनीति में जाते हैं जो पहले से ही राजनीति में उनके जो है परिवार के सदस्य रहते हैं। इंडिया में भी यही बात देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है भाईचारे की भावना अधिक चलती है, रिश्तेदारी की भावना अधिक चलते हैं। नए लोग अगर खड़ा होना चाहते हैं तो उनको जीतने के लिए नहीं होते हैं। झूठ का ही बोलबाला हर जगह पर विद्यमान है। उसके पश्चात है यहाँ पर लूट प्रणाली, द स्पॉइलर सिस्टम। कहते हैं अमेरिकन राजनीति के एक प्रमुख विशेषता लूट प्रणाली है। इस प्रणाली का अभिप्राय है कि राष्ट्रपति के चुनावों में विजय दल के यह अधिकार प्राप्त है कि वह पहले से कार्य कर रहे नागरिक सेवा को पदाधिकारियों को जो है पद उचित कर उसके स्थान पर अपने समर्थकों को नियुक्ति कर दे। देखिए, ये भी बहुत बड़ी बुराई यहाँ पर उभर के सामने आया है कि जो व्यक्ति पहले से कार्य कर रहे होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा उससे जो है उसको पद मुक्ति कर दिया जाता है और अपने ही समर्थकों की नियुक्ति करते हैं। यह प्रणाली 1828 इसमें जो है डेडेंस जैक्सन ने व्यापक पैमाने पर अपनाई थी और यह प्रणाली अमेरिकी राष्ट्रीय सरकार का आधार बन गई है आज के समय में। अपने कार्यकाल के प्रथम वर्ष में राष्ट्रपति जैक्सन ने 700 अधिकारियों और कर्मचारियों को पदोन्नत कर दिया था और उसके स्थान पर उन व्यक्तियों को नियुक्त किया था जिन्होंने उसकी पार्टी के विजय कराने में सहायता किया था, जो कि बहुत बड़ी विडंबना, बहुत बड़ी दुखदायक स्थिति है। कालांतर में दलीय आधार पर लाभ प्रदान करने तथा लूट की प्रणाली राष्ट्रपति ग्रांट के समय सभी सीमाओं पार कर गई थी। इस प्रणाली का उन सभी राजनीतिक दलों में प्रयोग किया जो सत्ता में आए थे। वर्तमान में लगभग कहते हैं 90% अधिकारियों की नियुक्ति जो है संघ लोक सेवा आयोग करता है। अंततः इसे लूट प्रणाली के अपनाने का अधिकार अवसर नहीं मिलता है। यानी संघ लोक सेवा प्रणाली के योग जो नियुक्त होते हैं उसको राष्ट्रपति द्वारा नहीं हटाया जा सकता। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आ जाता है। यदि बात यहाँ करें पार्टी वृत्ति की, पार्टी फाइनेंस की, तो कहते हैं अमेरिकन राजनीतिक पार्टी हर 4 वर्ष के पश्चात राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव पर लाखों डॉलर व्यय करती है। 1936 के चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी ने $50 लाख और रिपब्लिकन पार्टी ने $90 लाख व्यय किया था। कहते हैं ये काफ़ी अमाउंट थी और 1940 में पास किए गए हैच पॉलिटिकल एक्टिविटी एक्ट के द्वारा चुनाव अभियान में किसी पार्टी के द्वारा $30 लाख से अधिक धन व्यय करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस प्रकार एक और कानून के द्वारा सेनेट के चुनावों के लिए $10,000 तथा प्रतिनिधि सदन के चुनाव के लिए सिर्फ $25,000 का जो है निर्देश दिया गया था। परंतु पार्टी किसी न किसी बहाने से निश्चित सीमा से अधिक व्यय कर रही है और चुनाव में पार्टी के राज्य के संगठन द्वारा किया गया व्यय उपयुक्त राशियों में सम्मिलित नहीं किया जाता है, जो कि बहुत बुराई है। अगर बात करें यहाँ पर पार्टी की सहायता प्राप्त करने वाले तथा पार्टी की नीति के समर्थन करने वाले अमीरों से दिया गया दान होता है, जो कि हर एक देश में देखने को मिलता है। सभी देशों में अमीरों द्वारा दान किया होता है या उनको समय आने पर लाभान्वित करने का जो है परिणाम होता है। पार्टी के धनी उम्मीदवारों से पार्टी फंड भी लिया गया धन हो सकता है। कहते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम और पुस्तकों की बिक्री तथा पार्टी भोजों से भी प्राप्त होने वाले हैं जो है व्यय हो सकता है। उन विशेष व्यक्तियों के लिए दिया गया धन जो राष्ट्रपति पद के लिए या किसी राज्य के गवर्नर के पद के लिए किसी उम्मीदवार के भविष्य में अपना भविष्य जोड़ बैठते हो, उनसे भी काफ़ी अमाउंट में पैसा ली जाती है। तो ये सारे जो है व्यय का होता है। अगर 5वां पॉइंट देखें तो कहते हैं कारखानों तथा जो है कॉरपोरेशन के प्रत्येक रूप में लिया गया धन, यानी वो कारखानों से भी लेते हैं और कॉरपोरेशनों से भी लेते हैं। तभी तो आजकल इतना पोल्यूशन फैलता जा रहा है। कहते हैं इतना पोल्यूशन फैल रहा है, सरकार उन फैक्ट्री वालों को, उन कॉरपोरेशन को कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती है, क्योंकि पहले से उन्होंने उनका हाथ गर्म कर रखा होता है, तो उन पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाना भी उनके लिए जायज़ नहीं होता है। तो ये सभी देशों की विडंबना है, तभी तो हमारा पर्यावरण नष्ट होता चला जा रहा है। कहते हैं अमेरिका के कारखानों तथा कॉरपोरेशनों के राजनीतिक पार्टियों के धन देने पर प्रतिबंध है, परंतु ये लोग अपने भविष्य को उन्नत करने के लिए जो है प्रत्यक्ष रूप से धन बांटते हैं। यह परंपरा बन चुकी है और कारखानों या कॉरपोरेशन का कोई उत्तराधिकारी अपने पास से किसी पार्टी को धन दे देता है या कॉरपोरेशन और स्वामियों के द्वारा जो है बोनस आदि के रूप में भी यह राशि फिर उसे वापस दे दी जाती है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। पता ही है कि बहुत ही
कहते हैं ना, बहुत गलत बात है, इसमें बुराई की तो बात ही नहीं कहा जा सकता। ये हर एक देश, हर एक राज्य, हर एक क्षेत्र में होता है, जो कि बहुत बड़ी विडंबना है। और कहते हैं इससे हमारा जो है पर्यावरण भी नष्ट होता है। यदि यहाँ पर बात करें हम अमेरिकन राजनीतिक प्रणाली में राजनीतिक दलों की भूमिका, तो इसमें कोई दो राय नहीं रहेगा। देखते हैं भूमिका क्या है। कहते हैं अमेरिकन संविधान में राजनीतिक दलों का कोई वर्णन नहीं किया गया, क्योंकि संविधान निर्माता राजनीतिक दलों के पक्ष में नहीं थे, परंतु लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का होना अनिवार्य है। अमेरिकन शासन प्रणाली में कोई अपवाद नहीं है। आज अमेरिकन शासन प्रणाली में राजनीतिक दलों का बहुत ही महत्व रहा है। वो अनेकों महत्वपूर्ण कार्य करते हैं जिन्हें यहाँ पर दिखाया गया है। तो सबसे पहला तो यही आता है कि एकीकरण की शक्ति, यानी ये जो है इनकी भूमिका है, दलों की भूमिका है, एकीकरण की शक्ति इनको प्रदान किया गया है। राजनीतिक दल जो है राष्ट्रीय एकता की साधन है। वे समस्त राष्ट्र को ध्यान में रखकर जो है जनता के सामने अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। इसी कार्यक्रम को पूरा करने के लिए वो जो है शासन के विभिन्न अंगों पर जो है नियंत्रण प्राप्त करने की चेष्टा भी करते हैं। प्राय एक ही दल एक ही समय में शासन की विभिन्न शाखाओं पर नियंत्रण प्राप्त कर लेती है। संपूर्ण देश को एकता के सूत्र में बांधना उनका कर्तव्य होता है तथा एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्हें निर्देश भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त संयुक्त राज्य में विभिन्न जातियों, धर्मों, संस्कृतियों तथा व्यवसायों के लोग निवास करते हैं और राजनीतिक दल उनमें एकता स्थापित करने में जो है सीनेट का सा काम भी करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर आता है। उसके पश्चात है कार्यपालिका और विधान पालिका में तालमेल, जो कि बहुत ज़रूरी है। अमेरिका में अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली होने के कारण कांग्रेस और राष्ट्रपति को एक दूसरे से स्वतंत्र रखा गया है, परंतु व्यवहारिक दृष्टि से इनमें तालमेल होना बहुत ही आवश्यक है। यदि ये दोनों एक दूसरे के सहयोग न दे तो न तो अच्छे कानून बन सकते हैं और न ही शासन अच्छी तरह प्रकार से चल सकती है। राजनीतिक दलों भी इसी दोनों अंगों में संयोग उत्पन्न करते हैं और शासन में विरोधी पैदा नहीं होने देते हैं। कहते कांग्रेस कार्यपालिका के पृथक है, लेकिन दलों का संगठन समय समय पर दोनों को ही मिलकर करना पड़ता है। बात यहाँ करें अगर हम उत्तरदायित्व का जो है स्थानीयकरण करने का, तो ये साफ हो जाता है यहाँ पर कि अमेरिका में राजनीतिक दलों का जो है महत्व इसलिए भी है क्योंकि वे उत्तरदायित्व का स्थानीयकरण करते हैं। यानी राजनीतिक दल सरकार के दायित्व को स्थानीय स्तर पर जो है लाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं और ये उत्तरदायित्व बहुमत प्राप्त दलों की नहीं अन्यथा अल्पमतों दलों की भी निभा सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि उत्तरदायित्व का जो है स्थानीयकरण करना बहुत ज़रूरी भी है। उसके पश्चात है दबाव समूह के साथ तालमेल। देखिए अमेरिका में दबाव समूह का राजनीतिक दलों पर काफ़ी प्रभाव रहा है। कई प्रभावशाली दबाव समूह के जो है सदस्य राजनीतिक दलों के जो है सदस्य भी होते हैं और इस प्रकार राजनीतिक दल विभिन्न दबाव समूह में जो है मध्य समन्वय पैदा करते हैं और उनमें होने वाले जो है टकराव अथवा मतभेद को दूर भी करते हैं, कि जो ज़रूरी भी है। राजनीतिक शिक्षा यानी पॉलिटिकल शिक्षा जो एजुकेशन भी ज़रूरी है। अन्य जो प्रजातंत्र देशों की तरह अमेरिका में भी राजनीतिक जनता की जो है राजनीतिक शिक्षा भी देते हैं तथा मतदाताओं में राजनीतिक जागरूकता पैदा भी करते हैं। इस कार्य को दल प्रचार द्वारा करते हैं। अमेरिका में दल जो है देशांतरवासियों में जो है प्राकृतिकरण का भी कार्य करते हैं, जो कि बहुत काफ़ी ज़रूरी भी रहता है। यदि बात करें यहाँ पर हम संघ और राज्य के तालमेल की, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिकन संविधान में संघात्मक शासन प्रणाली में अपनाया गया है और राज्य को काफ़ी जो है स्वतंत्रता दी गई है, परंतु संघ और राज्य में सहयोग के बिना कोई भी राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकती है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि सभी दलों को साथ में चलना ये किसी भी राजनीतिक दल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इन दोनों में जो है तालमेल पैदा करने का काम भी अधिक राजनीतिक दल ही करते हैं। जिस दल के केंद्र में बहुमत प्राप्त होता है, राज्य में भी प्राय उसी दल का ही बहुमत होता है और इस कारण वह दोनों सरकारों में सहयोग स्थापित करने के लिए वचनबद्ध होते हैं, जो कि बहुत यहाँ जरूरी होता है। यदि बात करें शासन की आलोचना, तो अमेरिका में राष्ट्रपति बहुत से पदों जो नियुक्त करते हैं तथा वह स्वाभाविक है कि ऐसा करते हुए वो अपने दलों के सदस्यों को ही लाभ पहुंचाने के सदैव ही प्रयत्न करते रहते हैं और नियुक्तियां योग्यता के आधार पर नहीं होती है और प्रत्येक दल के अपनी सदस्य अपने दल के धन की सहायता भी देते हैं। यह प्रयत्न करते हैं कि उनके दल का राष्ट्रपति चुना जाए ताकि उन्हें उससे काफ़ी लाभ हो सके। नए राष्ट्रपति के आने पर हजारों कर्मचारियों को अपना पद त्यागना पड़ता है, जो कि बहुत बड़ी दुखदायक स्थिति होती है। जिन पर नया राष्ट्रपति नई नियुक्तियां करता है, इसे हम लूट प्रथा यानी स्पोल सिस्टम भी कहते हैं। कई बार लूट
प्रथा जो है एग्जाम में 2 मार्क्स में आ जाता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि इस पोलिस सिस्टम जो होती है राष्ट्रपति द्वारा कर्मचारियों को जो है पद से हटाना और नए कर्मचारी को नियुक्त करना, ये इस पोलिस सिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो ये होने का काम करता है और सत्तावाद जो है दल राष्ट्रपति के शासन का समर्थन भी करता है और विरोध दल उसकी जो है कड़ी आलोचना भी करते हैं। उसके पश्चात आता है वर्गीकरण भेदभाव के काम करना, यानी वर्गीकरण भेदभाव कम करना भी जरूरी होता है। अगर ये वर्गीकरण के भेदभाव कम हो जाए तो कई मानने में जो है बहुत अच्छा रहेगा। अमेरिका में अनेकों वर्ग जो है जातियां, नस्लें और धर्म आदि के लोग रहते हैं। इस विशाल देश में श्वेत, अश्वेत, यहूदी, कैथलिक, आयरलैंड निवासी, पोलैंड निवासी जो है पेस्टोलैंड आदि जो है बहुता संख्या में देखे जा सकते हैं। यहाँ तक की तरफ जो है अरबपति हैं तो वो भी दूसरे और सरकारी अनुदान पर जिंदा रहने वाले भी हैं। कहते हैं उत्तर और दक्षिण का जो है भेदभाव यहाँ भी देखा जा सकता है। यहाँ विभिन्न वर्गों, समुदाय, जातियाँ, नस्ल आदि की जो है अपनी राष्ट्रीयता, भाषा या संस्कृति है। वास्तव में अमेरिका समाज जो है बहुरंगीय विविधताओं वाला समाज है। ऐसे समाज में अनेक आधारों पर जो है वैमनस्य, असंतोष, कठोरता आदि का होना स्वाभाविक बात मानी जाती है। हम तो सोचते हैं कि भारत में इतनी विविधता है, लेकिन आपको शायद याद नहीं है, समझ नहीं है कि भारत में बहुत कम विविधता है। लेकिन अगर यही बात अमेरिका में भी देखा जाए तो यहाँ श्वेत, अश्वेत, यहूदी, कैथलिक, आयरलैंड निवासी, पोलैंड निवासी और पोस्ट्रेट जैसे आदि जो है बहुत संख्या लोग वहाँ पर निवास करते हैं। उसमें कई मायने में संतोष, करुणा भावना पैदा होती ही रहती है। राजनीतिक दल विभिन्न वर्गों में समुदाय, जातियाँ, नस्ल आदि के लोगों को एक दूसरे के समीप लाने की कोशिश सदैव करते हैं। तो यही बात भारत में भी होना चाहिए कि सभी जो है वर्गों को एक सामान्य दर्जा दिया जाए, हर एक जो है वर्ग को जो है बातों को सुना जाए। कहते हुए भौगोलिक और क्षेत्रीय दूरियां मिटाते हैं और उनके बीच आपसी जो है सौहार्द, श्वेत प्रेम और सहयोग की बढ़ाने कार्य भी करती हैं। राजनीतिक दल जो है विभिन्न संस्कृति चरित्र की सजीव रखते हुए लोगों में अनेकता में एकता का संदेश भी प्रभावित करती हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात है कि पार्टियों का कितना यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल होता है। कहते हैं अगर भारत में देखा जाए तो आए दिन जो है राजनीतिक नेता ऐसे ऐसे भाषण देते हैं जिससे देश में सांप्रदायिक दंगा होना एक स्वाभाविक बात बन जाती है। तो ऐसे नेताओं को थोड़ा सोच समझ के जो है बात विचार रखना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना अपना ही जो है अपने ही चलाने से देश नहीं चलता है, अपने ही विचारधारा रखने से देश नहीं चलता है। क्योंकि जो है पार्टी के जो नेता होते हैं वो सार्वजनिक होते हैं, इसलिए उनको जो है अपने विचारधारा को जो है बहुत सोच समझ के जनता के सामने प्रस्तुत करने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर भी कई जाति के लोग जो है निवास करते हैं और एक जाति पर प्रायोरिटी देना ये कभी भी सही नहीं होता है। यदि बात हम करें निष्कर्षण का यानी कंक्लूजन का कि सारी बात पढ़ने के बाद हम इतना ही कह सकते हैं, इतना ही बात हम रख सकते हैं, जिसमें आग तथा रे ने भी अपने साफ शब्दों में कहा था कि आज दोनों दल एक दूसरे में मिल गए हैं और वो बिखरे हुए लग रहे हैं, फिर भी उन्हें खाली बोतलों जिन पर जो है लेबल चिपका हुआ है कहना उचित नहीं है। जैसे कि 50 वर्ष पूर्व ब्रायसन ने भी कहा था कि वास्तव में आज भी दोनों दल अलग अलग वस्तुओं को, परंपराएं, दृष्टिकोण, सिद्धांत तथा नीतियों का समर्थन करते हैं। कहते हैं समाज के सभी स्तरों पर सभी जो है भौगोलिक क्षेत्रों में से गुजरे हुए दोनों दल कुल अंगों को आर्थिक हितों का जो है प्रतिनिधित्व करने तथा सत्ता ग्रहण करने तथा इसकी आशा में अभिव्यक्तियों के लिए सभी कुछ होने का सदैव प्रयास करते हैं।